थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे दोबारा टाइम देने के लिए। आपने पिछले पॉडकास्ट के ऊपर एक जुमला कहा था कि आपको लगता है कि जिन्ना साहब की वजह से कश्मीर का मामला शुरू हुआ, सारा कश्मीर का मसला शुरू हुआ। आपको ऐसा क्यों लगता है सर? देखे, दो तीन एविडेंस हैं जिनका जिक्र होना चाहिए। एक तो माउंटबेटन ने नवंबर 1947 में एक ऑफर की थी कि आप कश्मीर में और जूनागढ़ में और हैदराबाद में हम ये करवा लेते हैं प्लेबिसाइट। जिन्ना साहब केप्ट क्वाइट क्योंकि इन्होंने जूनागढ़ की एक सेशन को मान लिया हुआ था। बिल्कुल। समझ गए आप? उसके बाद के एच खुर्शीद का नाम, खुर्शीद कमाल महल, के एच ऐसे ही बनता है खुर्शीद, जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे मोहम्मद अली जिन्ना के फ्रॉम 1944 टू सितंबर 1947, यानी पाकिस्तान बनने के बाद जब जिन्ना साहब गवर्नर जनरल बन गए तो तब भी 1 महीने तक वो उनके साथ रहे। बाद में ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर, जो पाकिस्तानी कश्मीर है। उनका अपना ताल्लुक जम्मू से था। ये जम्मू के कश्मीरी हैं जो जब ये हुआ सारा पार्टीशन हुआ। बलवा तो ये भाग के सियालकोट आ गए और इधर उधर। ठीक है। उनकी किताब है माई मेमोरीज ऑफ जिन्ना, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने छापी है। तो उसका सोर्स भी आप देख लेना, हु इज द ऑथर एंड हु इज द पब्लिशर। सो दीज आर मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी पब्लिशर्स। ऑक्सफोर्ड से ज्यादा तो रिस्पेक्टेबल कोई पाकिस्तान में पब्लिशर नहीं ना है एकेडमिक किताबों का। और के एच खुर्शीद वॉज प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ जिन्ना साहब, बल्कि उसने वो लिखता है कि मुझे 100 रुपए महीने का देते थे और मेरे पास घर नहीं था बॉम्बे में रहने का, और ही वॉज नॉट विलिंग टू गिव मी मोर देन 100 रुपीज, तो किराया मेरे पास नहीं था होता। तो सर्वन क्वार्टर में फिर एक कमरा तोड़ के मुझे वहां रखा गया। ये आप वो किताब पढ़ लें। तो जिन्ना साहब वॉज वेरी स्टिंजी व्हेन इट केम टू स्पेंडिंग मनी, ये वेल नोन फैक्ट है। उन्होंने ये भी लिखा है कि ही नेवर गेव एनी डोनेशंस। यही के एच खुर्शीद लिख रहा है। लेकिन के एच खुर्शीद इज फुल ऑफ admiration for Jinnah. Yeah, he is praising Jinnah and still speaking some of these factual truths. ये कोई किताब तनकीद की नहीं है, ये वो है एड्यूलेशन की। सो इट्स अ बुक प्रेजिंग जिन्ना एज द ग्रेट लीडर। ओके। उसमें ये चीजें हैं। वो कहते हैं कि दो एविडेंस मैं आपको दूंगा। अगर क्रोनोलॉजिकली चले तो चौधरी मोहम्मद अली की एक किताब है इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। आप वो कहीं भी देख लें, जहां भी आप रहते हैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से मंगवा लें, क्योंकि वो छपी थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में या प्रिंसटन में, वन ऑफ दिस। चौधरी मोहम्मद अली द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। हाँ, वहां पे वो लिखते हैं कि मैं और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान भी वेंट टू, क्योंकि पार्टीशन के वक्त एक बनी थी, कई कमेटीज बनी थी कि ये मिलेंगी ताकि जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स है, इन पे जो झगड़े हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। तो इसी मामले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड हिज एडवाइजर, क्योंकि इकोनॉमिक के ये उनके बड़े करीब थे चौधरी मोहम्मद अली लियाकत अली खान के, दे वेंट टू दिल्ली। और वहां पे चौधरी मोहम्मद अली लिखते हैं कि हमें सरदार पटेल जो होम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने कहा, व्हाई डू यू कीप टॉकिंग अबाउट जूनागढ़, लेट अस डू बिजनेस ऑन कश्मीर एंड हैदराबाद। अच्छा। एक तो ये है इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में, आप पढ़ लें, ठीक है। यू कैन वेरीफाइड देयर। दूसरा सोर्स है के एच खुर्शीद की ये किताब माई मेमोरीज या माई मेमोर्स ऑफ जिन्ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो लिखते हैं कि दिसंबर में, and then he says to be precise 22 दिसंबर 1947 को, तब कश्मीर की अभी वो झगड़ा चल रहा था, हाई पॉइंट पे था। अ मैसेज केम फ्रॉम इंडिया कि यू कैन कीप कश्मीर इफ यू डू नॉट स्टेक योर क्लेम्स ऑन हैदराबाद।
और यू डोंट इंटरफेयर इन हैदराबाद। मेरी जो जिना वाली किताब है उसमें एक्चुअल वर्डिंग मैंने दे दी है। चौधरी मोहम्मद अली सेज दैट ही वेंट टू कायदे आजम, एंड आई एम मोर और लेस ये वर्बैटम बता रहा हूं, एक दो लफ्ज आगे पीछे हो सकते हैं, कि आई टोल्ड मिस्टर जिना दिस, मिस्टर जिना डिड नॉट सीम टू बी इंटरेस्टेड। Jinnah, the great tactician, it seems, was playing for some higher stakes. Playing for some higher stakes का मतलब है कि उनके इरादे बहुत इससे भी ज्यादा थे। उसकी मैंने इंटरप्रिटेशन की है कि तब जंग चल रही थी, जिन्ना साहब को मिलिट्री का और इनका तो कुछ पता नहीं था, बट जो इनके एडवाइजर्स थे, जनरल अकबर बाद में बने, तब तो शायद ही आई थिंक ही वाज कर्नल और ब्रिगेडियर अकबर खान, उसके साथ सिकंदर हयात और एक और बंदा था खुर्शीद अनवर, ये दो तीन की फिगर्स थे जो कह रहे थे जी कि हम तो बस कश्मीर आए ही आया, क्योंकि इन्होंने अपने वो भेज दिए हुए थे वहां पे, ट्राइबल्स और इरेगुलर चले गए थे। तो इन बैकग्राउंड में जिन्ना साहब ने को लोगों ने कहा होगा कि आप कश्मीर तो हमारे पास आने ही आना है, व्हाई शुडंट बी क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया ऑन हैदराबाद। इसके ऊपर आप A.G. नूरानी, अब्दुल गफूर नूरानी, बहुत सीनियर वेटरन इंडियन स्कॉलर हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, जिन्होंने भगत सिंह पे, कश्मीर पे और हैदराबाद पे बड़ी किताबें लिखी हैं, और एक दो और किताबें भी हैं जिनको मैंने रिफर भी किया है। उन्होंने कहा है कि जिन्ना साहब की वजह से हैदराबाद का सत्यानाश हुआ। हैदराबाद तो साउथ इंडिया में था और समुंदर भी कोई नहीं था, इट वाज सराउंडेड बाय इंडिया ऑन ऑल साइड्स। जिन्ना एडवाइज्ड द निजाम ऑफ हैदराबाद कि तुम अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दो और इमाम हुसैन की तरह तुम शहादत के लिए तैयार हो जाओ। ये दिस इज आई हैव कोटेड ऑल दैट। तो जी ए नूरानी जो है, A.G. नूरानी, अब्दुल गफूर नूरानी, ही सेज के जिन्ना की ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल एडवाइस थी टू हैदराबाद। हैदराबाद स्टूड नो चांस of becoming independent, surrounded by India on all sides. और वहां पे भी 89% जो उनकी पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, so that means only 21% were Muslims and they were the rulers mainly. निजाम ऑफ हैदराबाद, आपको पता है मुगल एम्पायर के गवर्नर थे, बाद में जब वो एम्पायर खत्म हो गई तो वो निजाम का ही उन्होंने टाइटल रखा। He never declared himself the ruler. Actually he was the ruler. ठीक है। तो अब इन हालात में would you not agree with me that Jinnah spurned great offers? यानी माउंटबेटन ने जब कहा तो इन्हें बताया गया होगा, पता ही होगा, और लियाकत और मोहम्मद अली जब आए हैं वापस इन्होंने भी बताया होगा। और थर्ड काम है कि वो जाके भी उसने 22 दिसंबर को चौधरी मोहम्मद अली ने, जो इंडिया से एडवाइस आई थी, पटेल की तरफ से आई होगी, वो बताई अपना टू कायदे आजम, एंड ही डिडंट सीम टू बी इंटरेस्टेड। जिन्ना द ग्रेट टैक्टिशियन इट सीम्स वाज एमिंग फॉर सम हायर स्टेक्स। सो वुड यू नॉट से कि एन ऑफर अ चांस, एन अपॉर्चुनिटी for Pakistan to get Kashmir and let India keep Hyderabad was lost by the founder of Pakistan? May I tell you personally, as a child and when growing up in Lahore, I heard this story, different versions from different people. Okay. लेकिन जब तक ये ऑफिशियली एक किताब में नहीं आ गई और पूरा कंफर्म नहीं हो गया, तब तक मैंने अपनी पुरानी राइटिंग्स में इसका जिक्र नहीं किया। ये तो मुझे किसी ने कहा कि यार ये तुम किताब तो देखो केस खुर्शीद की, उसमें सारी एविडेंस है ये। सो नाउ आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर बेसिक क्वेश्चन, हाउ डू आई थिंक दैट जिन्ना इज एसेंशियली रिस्पॉन्सिबल। होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर
जिन्ना साहब इज बियॉन्ड रिप्रोच। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के साथ ज्यादातर स्टेट्स के साथ यही होता है कि उनको लोग प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो उसे कहते हैं हैगियोग्राफी। यू मेक अ सेंट आउट ऑफ अ मैन, यू कांट पॉइंट आउट एनी फ्लॉ इन व्हाटएवर ही डिड। बाकी जगह पे भी जो फाउंडर होता है ना, उसका बड़ा रिस्पेक्ट होता है, ये हमें समझ भी आती है साइकोलॉजिकली, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस हद तक कि आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को माने ही ना बिल्कुल। जिन्ना साहब गलती नहीं कर सकते, पाकिस्तान उन्होंने बना के दे दिया, और मैंने कहा है अगर वो ना होते तो शायद पाकिस्तान ना बनता। वह it is due to recognize his qualities. I have done it. I may not agree with the partition of India. That's one thing. But I cannot deny that without Jinnah, maybe there was no Pakistan. I have done full justice. हमारे यहाँ वो सारी चीजें छुपा ली जाती हैं। अगर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की है, और ये आई थिंक पब्लिश भी हुई थी 90s में या कुछ, इतने सालों में किसी और ने नहीं पढ़ी ये किताब। जाहिर है दिस लिटरेचर इज नोन टू देम, लेकिन वहां पे होता है कीप द लिड ऑन, नथिंग इंक्रिमिनेटिंग, नथिंग व्हिच कास्ट्स a negative sort of thing on Jinnah is to be brought into academic writings. ये प्रॉब्लम है सर। एक पॉइंट ऑफ व्यू जो पिछली बार हमने बात की थी हैदराबाद के ऊपर, कि जिन्ना साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हैदराबाद मुझे मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मसला कश्मीर को जूनागढ़ की लेंस से भी देखते हैं। वो कहते हैं कि जूनागढ़ चूंकि बिल्कुल ही ऑपोजिट वहाँ पे डेमोग्राफिक थी, हिंदू मेजॉरिटी था, मुस्लिम राजा था, और जिन्ना साहब कहते थे कि चूंकि राजा पाकिस्तान के साथ एक्सेशन साइन करे तो इससे हम कश्मीर के मामले निगोशिएट ये कर सकते हैं कि राजा की बात को अहमियत ना दी जाए, बल्कि लोगों की बात को अहमियत दी जाए, क्योंकि जिन्ना साहब को लगता था कि कश्मीर के मामले में आम कश्मीरी पाकिस्तान का हिमायती है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं, क्या वाकई ऐसी बात थी? देखिए, बैकग्राउंड में थोड़ा सा फिर जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये दो जो है ना ब्रिटिश स्टेटमेंट्स ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया, वो मैं ब्रीफली आपको बता दूं। एक तो है 3 जून 1947 partition plan. Yeah. The partition plan applied only to the directly administered British territories, यानी British provinces, जिन्हें आप स्टेट्स भी कह सकते हैं। पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, सिंध हो गया, बंगाल, यूपी हो गया, सीपी हो गया, बंगाल, मद्रास। ओके, it did not apply to the 565 princely states. बल्कि 3 जून पार्टीशन प्लान में कहा गया दैट ब्रिटिश पैरामाउंसी है सुजरेनिटी, यानी ट्रीटी ऑब्लिगेशंस जो एम्परर की हैं विद द लोकल रूलर्स, प्रिंसली रूलर्स, डू नॉट are not transferred to either India or Pakistan, which meant what? Okay, the princely states can, if they want, remain independent. They may want to join the Indian Union, क्योंकि कांग्रेस ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमने प्रिंसली स्टेट्स की आजादी को नहीं मानना। Okay. We would merge them ताकि जो हम एक वो क्या कहते हैं, अपनी डेमोक्रेटिक इंडिया बनाना चाहते हैं, 1 मैन 1 वोट, वो सब तो अप्लाई हो। अगर प्रिंसली स्टेट्स को उसमें बाहर रखा जाए तो वहां पे तो इलेक्शन वो रूलर करवाए ना करवाए, जो भी चाहे वो खुद ही कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ऑलरेडी द कांग्रेस पोजीशन वाज दैट इन अ फ्री इंडिया प्रिंसली स्टेट्स विल हैव टू मर्ज with what is India. बाद में जब इंडिया की पार्टीशन हो गई तो इंडियन पोजीशन ये रही कि जो स्टेट्स विद इन इंडियन टेरिटरी हैं उन पे उन्होंने प्रेशर डाला, अगर वो रिलक्टेंट भी थी, टू मर्ज विद इंडिया, एक्सेशन बिल साइन करें। एक्सेशन बिल कहते हैं उसे। ओके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हाँ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। उन पे उन्होंने जोर डाला। जो स्टेट्स
पाकिस्तान टेरिटरी में आई उन पे उन्होंने जोर नहीं दिया। उनमें एक केस, दो केस हैं। कलात ने 11 अगस्त 1946 को अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। 47 को 47 को 11 अगस्त 1947 पाकिस्तान की आज़ादी से 3-4 दिन पहले कलात ने डिक्लेयर कर दिया था वी आर एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड पाकिस्तान हैड रिकॉग्नाइज्ड इट। ये भी कहना साथ साथ है, पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड कलात्स डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ठीक है। हाँ। बहावलपुर थी दूसरी। हाँ जी, दूसरी बहावलपुर स्टेट थी जो पाकिस्तान में आती थी। दूसरी बहावलपुर की स्टेट थी। बहावलपुर ने कोशिश की अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की, और कहा जाता है कि जो उनके थे ना दीवान या प्राइम मिनिस्टर नवाब बहावलपुर मानी, ही सेंड फीलर्स टू इंडिया कि वी वांट टू जॉइन इंडिया, बट द इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट एनकरेज, क्योंकि जो था बहावलपुर था तो बॉर्डर पे इंडिया से बॉर्डर मिलता था, लेकिन उसकी सारी टेरिटरीज वेस्ट पाकिस्तान के पंजाब में आती थी। सो इट वाज नो पॉइंट, एंड इट वाज ओवरवेलमिंगली मुस्लिम एज वेल, रूलर भी मुस्लिम, तो उन्होंने उन्हें इनकरेज नहीं किया। कायदे आजम ने जोधपुर के और बीकानेर के शायद रूलर्स को कहा कि आप भी ज्वाइन कर जाएं। वो बीकानेर वाला या जैसलमेर वाला, वन ऑफ दीज, वो तो बैकआउट शुरू से कर गया। पहले उसने कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया, फिर जब पटेल ने उसे थ्रेटन किया ही बैकड आउट। यहाँ पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी था ना कि फिरोजपुर से सारा पानी आता था बीकानेर का, तो इस वजह से जब फिरोजपुर इंडिया को मिला तो बीकानेर ने भी फिर इंडिया के साथ जाने का सोचा। चले, ये मजीद उसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। कर लिया ना। जोधपुर के रूलर से भी इन्होंने निगोशिएशंस की कि आपको हम whatever you want, we give you assurances, you join पाकिस्तान। वहां पे फिर थ्रेटन किया पटेल ने उन्हें कि ये यू आर विद इन द इंडियन टेरिटरी एंड यू विल बी अ न्यूसेंस फॉर अस। तो सो जोधपुर देन बैक्ड आउट। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ये जो है जूनागढ़ और उसके साथ एक छोटी स्टेट है मंडावर, इन दोनों के रूलर्स तो मुसलमान थे। इनकी जो रियाया थी, द पीपल, वो 80-85% शायद हिंदू थे। तो जब उसने डिक्लेयर महल कुछ 13 सितंबर कहते हैं, कुछ 15 सितंबर कहते हैं किया है, तो जिन्ना साहब एक्सेप्टेड दैट, जिस पे हैदराबाद अपना पटेल एंड द इंडियन गवर्नमेंट रिजेंटेड, एंड फॉर 1 month दे वेटेड के पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको विड्रॉ कर ले अपने इस डिसीजन को, बट जिन्ना वुड नॉट वंस टेक, ही टुक अ पोजीशन, ही नेवर चेंज्ड। वहां से वो उन्होंने चेंज नहीं किया। तो फिर हैदराबाद पे उन्होंने मिलिट्री एक्शन किया नवंबर के अंदर, और वहां पे फिर जब उन्होंने प्लेबिसाइड करवाया, तो प्लेबिसाइड तो इंडिया के फेवर में ही होना था। कहते हैं सिर्फ 91%, सिर्फ मैं कहते हैं कि 91 लोगों ने वोट दिया था पाकिस्तान के हक में, लिए बाकी सारे इंडिया। बिल्कुल इतने ही देंगे, क्योंकि सारा वो अगर आ भी जाता तो कैसे एडमिनिस्टर आप करते। बिल्कुल, इट वाज अ फुलिश थिंग टू डू। अब इसको हम कश्मीर पे ले आते हैं, क्योंकि ये सितंबर में हो रहा है, ये हो रहा है इंडिया में, क्या कश्मीर पे क्या हो रहा था। लेट मी पुट यू इन द इसकी बैकग्राउंड में। 1920s 30s में महाराजा ऑफ कश्मीर के खिलाफ, देखें महाराजा जो है ना कश्मीर, उसको 1946 में महल 75 लाख या 5.5 लाख, आई डोंट नो, फिगर आप चाप कर ले, रुपीस पे अंग्रेजों ने ये बेच दिया था टू कश्मीर, टू द डोगरा रूलर ऑफ जम्मू। हुआ ये था कि महाराजा
इससे पहले यहाँ पे रूलर थे सिख कश्मीर के अंदर। व्हेन रंजीत सिंह डाइड तो उसके बाद सिखों के अंदर झगड़ा शुरू हो गया, हु विल रूल। तो वो झगड़ा चलता रहा। 1846 में ये अंग्रेजों ने गालिबन, मुझे लगता है, ये बेच दिया टू द रूलर ऑफ जम्मू। अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बिफोर द पार्टीशन वाज 66% मुस्लिम, सॉरी 78% मुस्लिम। 95 to 98% मुस्लिम्स इन द कश्मीर वैली, और जम्मू के अंदर 66% मुस्लिम होते थे। ये थी बैकग्राउंड। मगर रूलर इस स्टेट का एक हिंदू था, डोगरा। उसके खिलाफ 1930s में पहली मूवमेंट मुसलमानों की हुई, और उस एजिटेशन में मेरे वाले साहब ने भी हिस्सा लिया था। ही गॉट अरेस्टेड एंड उनको बाद में गाजी का खिताब भी मिला उस दौर में, बिकॉज उन्होंने माफी मुफी नहीं मांगी। ही वॉज अ वेरी यंग मैन एट दैट टाइम। ही वॉज बोर्न 1913, तो 31 32 में क्या उम्र होगी। हाँ, सो ये लोग पंजाब से गए थे कश्मीर को आजाद कराने के लिए, बट गॉट अरेस्टेड रावलपिंडी में। खैर, वो एक और स्टोरी है। So that is the beginning of the Muslim resentment against the Dogra rulers. लेकिन बात ये थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो दो प्रोग्राम थे, कश्मीरी लीडरशिप दो किस्म की थी। शेख अब्दुल्ला was the founder originally of the Muslim Conference, और शेख अब्दुल्ला was from the Kashmir Valley. Yes. जम्मू से थे चौधरी गुलाम अब्बास, ये दोनों एक साथ थे। लेकिन जब लगा कि अब पार्टीशन हो रही है, तो क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स का तो फ्यूचर वाज लेफ्ट टू द रूलर ना, द पार्टीशन ऑफ इंडिया डिड नॉट अप्लाई टू कश्मीर और टू एनी अदर स्टेट। तो वहां पे फिर कांग्रेस ने अपनी कोशिश की कि कश्मीरी लीडर्स को अपने साथ ले आए, और मुस्लिम लीग ने कोशिश की, बल्कि मुस्लिम लीग ने कोई इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कांग्रेस वाज वेरी एक्टिव कि वहां पे। सो जवाहरलाल नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग जो कि बेस्ड थी ऑन सोशलिस्ट आइडियाज, कि क्योंकि लैंडलॉर्ड ज्यादातर हिंदू डोगरे थे, तो अगर कांग्रेस जो कि सोशलिस्ट नेहरूवियन प्रोग्राम था, शेख अब्दुल्ला वाज अट्रैक्टेड टू इट। चौधरी गुलाम अब्बास ऑन द अदर हैंड वाज अट्रैक्टेड टू द मुस्लिम लीग। ठीक है। 1944, 45, 46 में ये खासी जब मूवमेंट चली, तो 46 में उन्होंने, महाराजा कश्मीर ने शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया, बिकॉज ही वाज लीडिंग द एजिटेशन। ही वांटेड कश्मीर टू बी पार्ट ऑफ सेकुलर सोशलिस्ट इंडिया, जो कि नेहरू का ख्याल था कि नेहरू से इंडिया इस तरह बनेगा और कश्मीर के अंदर लैंडलॉर्डिज्म खत्म होगी। तो उसका क्लास बेसिस भी एक था। ठीक है। अब होता ये है कि जवाहरलाल नेहरू देन एंटर्स कश्मीर एंड इज अरेस्टेड फॉर कमिंग टू कश्मीर इन सपोर्ट ऑफ शेख अब्दुल्ला, कि उसको रिलीज किया जाए। बाद में नेहरू साहब खुद भी उसे जेल में डलवा देते हैं अपनी हुकूमत के अंदर। हाँ जी, अभी हुकूमत तो नहीं थी मिली, दिस इज 46, अभी 46 है। ही वॉज अरेस्टेड, उससे ज्यादा उनके रिलेशन क्लोज हो गए होंगे। ठीक है। अब होता ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाती है खत्म, तो मिलियंस ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे, दे वर डीमोबिलाइज्ड, उन्हें घर भेज दिया गया। पंजाब में भी वो आ गए। अच्छा,
ये जो थी ना कश्मीर की आर्मी महाराजा की, उसके अंदर मुसलमान भी बहुत उसकी फौज में थे, और कुछ मुसलमान जो थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी थे। ये भी डीमोबिलाइज हुए। yes. जब शेख अब्दुल्ला केम क्लोज टू नेहरू, जम्मू के चौधरी गुलाम अब्बास वांटेड कि कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट चल रही है वो पाकिस्तान के हक में हो। तो पुंछ का जो इलाका है वहां पे कुछ लोग कहते हैं जून, बट डेफिनेटली अगस्त के अंदर महाराजा की आर्मी के कुछ लोग थे, उन्होंने कुछ एक्शन लिया होगा, कोई मीटिंग हो रही थी वहां पे। जो ये डीमोबिलाइज्ड मुस्लिम सोल्जर्स थे ना ब्रिटिश कश्मीर फोर्सेस के, उन्होंने हमला कर दिया वहां के हिंदुओं और सिखों पे और कई 100 मार दिए। तो दैट इज द फर्स्ट क्या कहते हैं कम्युनल राइटिंग शुरू हुई है। जब वो हुई तो महाराजा ऑफ उसने रियलाइज कर लिया कि यार ये तो कश्मीर मेरे हाथ से निकल जाएगा। उसने फिर जम्मू के अंदर वहां पे अपनी फौज के जरिए जो मुसलमानों का वहां पे चौधरी गुलाम अब्बास के हक में जो थी उनको रिप्रेस किया। ये क्रोनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जून अगर नहीं है तो डेफिनेटली अगस्त में ये शुरू हो जाता है। और पहला हमला पुंछ के इर्द गिर्द मुसलमान जो हैं, जो उनके सोल्जर्स थे पुराने और ब्रिटिश आर्मी के रिटायर्ड, वो कर देते हैं वहां के हिंदुओं और सिखों पे। तो उसका बदला फिर यहाँ पे लेता है महाराजा की जो ये इंडिया वाले, मतलब आप अगर उनकी रिसर्च देखें तो उसमें इस फैक्ट को नहीं दिया जाता ज्यादा जोर कि वहां क्या हुआ है। हालांकि वेद भसीन जो बेसिकली वहां के जम्मू के हिंदू थे और जर्नलिस्ट थे, मगर जिसका जमीर जिंदा है वो जिंदा है, उन्होंने ये सारा कुछ लिखा है कि जम्मू के मुसलमानों पे बहुत तशद्दुद किया गया। और ने भी आर्टिकल लिखा था कि जम्मू रातों रात जो था मुस्लिम सिटी से हिंदू सिटी बन गया था। मेरी नानी जम्मू से आई थी तो वो मुझे बताती रहती है अक्सर जम्मू के बारे में। हाँ, अच्छा, ये डेट है, वो एक डेट भी उसे करते हैं कमेमोरेट, 6 नवंबर 1947, जब वो कहते हैं कि दैट वाज द ब्लैक डे फॉर द जम्मू मुस्लिम्स। ये हमले क्या पहले शुरू हुए थे या नवंबर में हुए हैं, इसके ऊपर मजीद रिसर्च होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से उधर जहां अगस्त में हो रहे थे तो इधर भी शुरू हो गए होंगे जम्मू में, लेकिन उनका अरूज जो है वो नवंबर में होता है। अरूज क्यों हुआ कि पाकिस्तान ने फिर अपने इर्रेगुलर्स जो हैं उसके अंदर सरदार शौकत अली, शौकत यात और खुर्शीद अनवर दोनों जो थे उनको साथ लिया पाकिस्तान। जिन्ना साहब आके तो लाहौर में बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान भी यहीं बैठे हुए थे, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन भी यहाँ पे बैठे हुए थे। हालांकि ये लेफ्टिस्ट लोग थे, इनका ख्याल था कि पाकिस्तान को हम लोग इस्लामिक सोशलिस्ट बना लेंगे, विच प्रूव टू बी अ टोटल यू नो यानी डिलूजन कहना चाहिए, एलूजन कहना चाहिए, ठीक है, वो बात की बात है। तो 3 हफ्ते जिन्ना साहब वाज इन लाहौर ऑर्गेनाइजिंग द कश्मीर कैंपेन। यहाँ पे ऑकिनलेग केम। अच्छा हुआ ये कि जब हमारी फौजें, नॉट रेगुलर आर्मी, ये ज्यादातर वजीरी और शायद थोड़े उनके साथ जो दूसरे ट्राइबल हैं वो भी ऑन इन लार्ज स्केल वहां पे इन्होंने भेज दिए कश्मीर वैली के अंदर। और उन्होंने जाके वो भूल गए कि वो आए किस लिए थे, वो पुराना लूट का जो एक ट्रेडिशन है वो उसमें इंडल्ज हो गए। yes. अकबर खान who had assumed the name of जनरल तारिक, यानी तारिक बिन जियाद की याद में उनकी किताब है रेडर्स ऑन कश्मीर, उसमें उन्होंने सारी डिटेल्स दे दी है कि ये जो थे ट्राइबल ये बारामूला तक आ गए थे, जो 35 माइल्स फ्रॉम श्रीनगर।
लेकिन बारामूला में ये 3 दिन लूट मार करते रहे और वहां से ही ये लाद के ना सारी अपनी लूट तो ट्रकों के ट्रक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भेजते थे। एंड इवन ही है, सिर्फ लूट मार नहीं, बड़ा उन्होंने ज्यादती भी वहां पे जुल्म भी किया, कत्लेआम भी किया वहां पे। इन्होंने वहां की जो सिख खूबसूरत लड़कियां थी हाँ, उठा के ले गए, हाँ, जो कि बाद में ब्रोथल्स में बिकी भी हैं। हाँ। बड़ी ज्यादती की और वहाँ पे। वहां पे एक कैथलिक नन्स की मॉनेस्ट्री थी, वहां पे कुछ पड़ गए और उनको रेप भी किया, उनमें वो नन्स को भी इन्होंने रेप कर दिया। इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड। ब्रायन क्लाउली वाज आई थिंक एन ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंडर, जो कि बाद में यूएन की तरफ से वो स्टेशनड ऑन पीस कीपिंग मिशन, बाद में वो पाकिस्तान आर्मी का बहुत क्लोज फ्रेंड भी था। चहेता बन उसकी गया था बाद। किताब है ऑन द पाकिस्तान आर्मी, ही मेंशंस ऑल दैट कि इन्होंने रेप भी किया, ये भी किया। ये तो इनके अपने जो प्रो पाकिस्तान सोर्सेज हैं उनकी ये स्टोरीज है। हुआ ये कि ये बारामूला में रुक गए और लूटमार करते रहे, और ये 35 मील जो जाना था वहां तक नहीं पहुंचे। तो जो महाराजा था उसको अब, महाराजा का कई स्टोरीज हैं कि ही एक्चुअली ही वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। व्हाई? बिकॉज ही हेटेड नेहरू की सोशलिज्म। जिन्ना साहब की तरफ उन्होंने फीलर भेजा तो जिन्ना साहब स्टिफ लिफ्ट, उसने कुछ ज्यादा इनको लिफ्ट नहीं कराई, क्योंकि जिन्ना साहब को किसी ने कहा होगा कि जी आप क्यों वरी कर रहे हैं, कश्मीर तो आना ही हमें है, आप हैदराबाद की तरफ और बाकी उधर अपनी जो जीनियस है उधर आप इस्तेमाल करें, कश्मीर इज इन आवर पॉकेट। अच्छा, महाराजा ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी ऑफर की थी, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली, इंडिया ने उस पर कोई पोजीशन नहीं ली। सारी जो सप्लाईज होती थी ना कश्मीर वैली को, वो रावलपिंडी से होती थी। तो अगर हम जरा अकल इस्तेमाल करते और महाराजा या तो वो इंडिपेंडेंट रह के पाकिस्तान पे डिपेंडेंट होता, या वो क्या कहते हैं कश्मीर आए ही आ जाता पाकिस्तान की तरफ। इन्होंने ये किया कि जब महाराजा ने ना इंडिया ज्वाइन करने कोई दी ना पाकिस्तान को, तो इन्होंने नाकाबंदी कर दी, सप्लाईज बंद कर दी। इन हालात में फिर ये जब ट्राइबल गए हैं, ट्राइबल की डेट 21 कोई बताता है, कोई 22 अक्टूबर है। अगर आप 6 नवंबर उधर याद रखें कि ब्लैक डे है फॉर जम्मू, तो वो उसके बाद होता है ना सर। लार्ज 26 स्केल पे। एक्सेशन साइन कर दिया था महाराजा ने 26 अक्टूबर को। वही मैं कह रहा हूँ। तो अक्टूबर का महीना ही बनता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जम्मू वाला जो दिन है ना, जो जम्मू के मुसलमान मनाते हैं, वो है 6 नवंबर 1947, उसके बाद है। उसके बाद है। तो लार्ज स्केल जो उन्हें निकाला गया है वो, इसका मतलब है 6 नवंबर पे हमला हुआ होगा कि इसको निकालो अब, क्योंकि इधर वैली के अंदर तो ये लोग एडवांस कर रहे थे। तो फिर महाराजा डिसाइडेड टू अपील टू द इंडियन गवर्नमेंट। उन्होंने वीपी मेनन को भेजा, जो एक ब्यूरोक्रेट था, एंड मेनन टोल्ड द महाराजा के इफ यू साइन द एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया, ओनली देन कैन वी कम टू योर एड। यस। तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि 26 अक्टूबर को वो साइन हो गया था। इस पे पाकिस्तान में डिस्प्यूट है कि नहीं जी 27 को हुआ है, और इंडियन ट्रूप्स पहले ही आ गई हैं। कोई ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट है ब्यू माउंट, उसका भी जिक्र करते हैं, और एक कोई ब्रिटिश ऑथर भी है, उसने भी कहा कि नहीं जी 27 को हुआ है, तो ये है वो है। बट फॉर मी दिस इज अ माइनर थिंग। पीपल मेक अ मोल आउट ऑफ ए माउंटेन, आउट ऑफ अ मोल हिल। 26 को हुआ है या 27 को हुआ है, व्हाट डज इट मैटर? The Maharaja finally signed the accession bill joining India, although original में यही लिखा था कि this is a temporary accession, उसके अंदर परमानेंट एक्सेशन नहीं था। वो बाद में इंडिया ने कहा है कि हमने अचीव की है, बट इट वाज डन। और इंडिया को उन्होंने फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस ही सरेंडर किए थे महाराजा ने।
नथिंग मोर। ठीक है, उसके बाद 27 को फिर उन्होंने बाई एयर लैंड करवाए अपनी पैरा ट्रूपर्स, और जिन्होंने जाके श्रीनगर एयरपोर्ट को कैप्चर कर लिया। और बाद में फिर जब जंग हुई है तो पाकिस्तान क्योंकि डिक्लेयर ही नहीं था कर रहा वॉर, उसमें एक और एलिमेंट आपको मैं जरा बड़ा इंटरेस्टिंग बता दूं। दोनों तरफ कमांडर इन चीफ जो थे आर्मीज के वो तो अंग्रेज थे। Auchinleck came to Lahore in October during the negotiations. Even Mountbatten came to Lahore. He also came to Lahore. ये सारी डिटेल्स की बात है। हाँ जी, yes. जहां पे ये ऑफर भी हुई थी कि हम आपको यहाँ पे प्लेबिसाइड करा लेते हैं, जो कि जिन्ना वाज नॉट इंटरेस्टेड इन। ठीक है, yes. जो कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान थे जनरल मसरवी, he was on leave in London, England. तो जनरल ग्रेसी was then the officiating commander in chief. जब रेगुलर्स का झगड़ा, जब ब्रिटिश अपना इंडियन ट्रूप्स आ गई, तो कायदे आजम ऑर्डर्ड ग्रेसी टू सेंड पाकिस्तानी ट्रूप्स टू फाइट नाउ एज ओपन वॉर। ग्रेसी रिफर्ड टू ऑकिनलेक जो सुप्रीम कमांडर थे उस इलाके के। उसने कहा नहीं, क्योंकि इसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं एंड वी डोंट वांट ब्रिटिश ऑफिसर्स फाइटिंग फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान इन अ वॉर विच इज नॉट देयर्स। तो ग्रेसी ने फिर जिन्ना को कहा कि ये जंग हम नहीं लड़ सकते, हमें तो मतलब उसने कहा कि आई कांट डू इट। दिस हैपेंड आई थिंक इन वही अक्टूबर के अंदर हुआ। मजे की बात यह है कि फरवरी 1948 में ग्रेसी को कायदे आजम प्रमोटेड एज द कमांडर इन चीफ बिकॉज मसरवी रिटायर्ड। अब सवाल ये होता है कि जो जनरल आपके हुक्म को नहीं मानता उसको तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए, बजाय कि उसे आप प्रमोट कर रहे हैं एज कमांडर इन चीफ फॉर ग्रोस इनसबऑर्डिनेशन। गवर्नर जनरल का हुक्म जो है ही शुड हैव एक्सेप्टेड और रिजाइंड एंड लेफ्ट। उसको जिन्होंने क्यों कमांडर इन चीफ बनाया? वहां पे मेरी आर्गुमेंट है कि पाकिस्तान was not an independent country as yet, it was only a British dominion. Yeah. तो ये अपॉइंटमेंट्स लंदन से होती थी। Okay. उन्होंने कहा होगा कि इसको बनाओ कमांडर इन चीफ, वरना डंडा है हमारी तरफ से, तो इन्होंने बना दिया होगा। दूसरी बात, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 55 करोड़ पाकिस्तान का नहीं थी दे रही। पटेल एंड नेहरू की पोजीशन थी कि ये पाकिस्तान का राइट है, लेकिन ये आर्म्स खरीदेंगे और कश्मीर की जंग हो रही है उसमें लगा देंगे। महात्मा गांधी ने फिर मरण भरत रखा कि नहीं, उनको पैसे दो और इंडियन मुस्लिम्स पे जो हमले हैं वो बंद करो, जिसकी बुनियाद पे फिर गॉडसे ने आके उनको कत्ल कर दिया। लेकिन उन्होंने मरने से पहले पाकिस्तान के पैसे दिलवा दिए। ये भी इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में चौधरी मोहम्मद अली pays great tribute to Gandhi ji, that Gandhi ji's greatest hour was when he forced the Indian government to pay Pakistan its due. ठीक है, ठीक है। वो मेरी जिनाली आप किताब पढ़ेंगे तो ये सारी उसमें डिटेल्स आ जाएंगी। अब इन हालात में बाद में यूएन का वो चले गए इंडिया वाले माउंटबेटन के कहने पे। मैं तो कहता हूं इंडिया की सबसे बड़ी गलती है टेकिंग इट टू द यूएन। जिस तरह हमने कलात के ऊपर, कलात पे उसने डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंस, फिर हमने उसके ऊपर प्रेशर डाला क्योंकि कलात के नीचे थी कई छोटी स्टेट्स, लसबेला, खरान, ये वो। उनके जो रूलर्स थे उनको पाकिस्तान ने कहा तुम ज्वाइन करो वरना तो हमने उड़ा देंगे तुम्हें। तो वो ज्वाइन कर गए पाकिस्तान, तो कलात अकेला रह गया। कलात वाज रेजिस्टिंग, उसने तो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। लेकिन फिर जिन्ना साहब हु वाज इन फेवर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स रिमेनिंग इंडिपेंडेंट फॉरएवर, ही देन एडवाइज्ड द
खान के तुम नहीं साइन एक्सेशन एंड जॉइन पाकिस्तान। और फिर इन्होंने वहां पे फौजें भेजी मार्च 1948 में, जो 1 अप्रैल को कलात सिटी में भी चली गई। और क्योंकि वहां पे फिर रेजिस्टेंस हुई थी ना, खान ऑफ कलात अंडर प्रेशर उसने फिर एक्सेशन बिल शायद मार्च 1948 में साइन किया, इतनी देर नहीं किया। और उसका जो भाई था प्रिंस अब्दुल करीम, ही टुक टू द हिल्स, शायद अफगानिस्तान चला गया और वहां से उसने कोई रेजिस्टेंस भी की, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के सामने रेजिस्टेंस का क्या मायने है। तो कलात वाज अंडर पाकिस्तानी कंट्रोल, अडॉप्ट यानी वाज फोर्स टू ज्वाइन पाकिस्तान। ठीक है, कश्मीर भी हमारे हाथ से निकल गया। अच्छा हुआ क्या, जब फरवरी में ग्रेसी को इन्होंने प्रमोट कर दिया तो तब तक पैसे मिल गए हुए थे। पाकिस्तान ने आर्म्स भी बरतानिया से खरीद ली। इंडियन बड़े शोर मचाते हैं कि ये देखो हम कह रहे थे, वही बात हुई। इन्होंने जब आर्म्स खरीदे तो उसको प्रमोट भी करवा दिया ग्रेसी को, और फिर ग्रेसी ने अप्रैल के अंदर पाकिस्तानी फौज को ओपनली कश्मीर जंग में डाला। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, बहुत शोर मचता है सुभाष चंद्र बोस का INA और ये और वो, उसके अंदर जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जापानियों ने कैप्चर किए थे ना ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बर्मा में और सिंगापुर में, उनको कहा था कि तुम एक इंडियन आर्मी बनाओ जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जापानी फौज आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन उन्होंने इन्हें कोई ज्यादा बड़े वेपन वूपन नहीं थे दिए हुए, इनको लड़ाते थे। और बेतहाशा INA के जो सोल्जर्स हैं वो आखिर में अंग्रेज फौज, ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी के साथ लड़ते लड़ते मारे भी हैं, जिसका जिक्र कहीं नहीं होता। लेकिन INA 1946 में खत्म हो गई। ठीक है, उनके जो मेन लीडर थे उनको उन्होंने कोर्ट मार्शल भी किया, जिसमें नेहरू ने फिर वो वर्दी डाल के तो कोर्ट में भी चले गए उनको डिफेंड करने के लिए। उसमें कुछ मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे। अब वहां से जो INA का सुभाष चंद्र बोस का मिलिट्री ऑफिसर था, उसका कमांडर इन चीफ कह लें, चार्ज, वट एवर यू द टाइटल, उसका नाम था हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान वॉज फ्रॉम भिम्बर यार, ये जो है गुजरात के बॉर्डर पे मीटिंग कश्मीर, हाँ जी। वो और मेजर कियानी, ये दोनों जो हैं, ये इस कश्मीर वॉर के अंदर जो पाकिस्तान की तरफ लड़ी गई, ये पाकिस्तान की तरफ से लड़े। तो INA के लड़के बंदे बाद में दोनों तरफ से अपनी अपनी फौज की तरफ लड़े भी हैं। ईस्ट पाकिस्तान में जब ईस्ट पंजाब के मुसलमानों पे जुल्म हुआ है, तो वहां का एक कर्नल जो था INA का, निरंजन सिंह गिल, उसने बहुत जुल्म किया वहां के मुसलमानों पे। तो मैं INA के सोल्जर्स को और ऑफिसर्स को कोई इतना ग्रेट नहीं मानता। चंद उनमें से लोग थे जो सिंसियर ही रहे सेकुलर इंडिया पे और ये और वो। बाकी जो पाकिस्तान आ गए वो पाकिस्तान की तरफ से लड़े कश्मीर में, जो उधर आ गए उन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया। देखिए सोल्जर की तो ट्रेनिंग ही ये होती है कि उसने ऑर्डर को फॉलो करना है और उसने काम करना है। तो फिर बात खत्म हो गई ना। तो फिर जब जापानीज ने हुक्म दिया तो अंग्रेजों से भी लड़े, वो एक ही बात है ना। ये INLA की बात कर रहा हूं मैं। तो ये भी एक मिथोलॉजीज बन जाती हैं। अब आप इन बैकग्राउंड पे अगर कोई सवाल करना चाहें, कश्मीर कैसे हमारे हाथ से गया, तो यू आर वेलकम। मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड दे दी है। देयर इज नथिंग व्हिच आई हैव लेफ्ट आउट। सर आपने एक बीच में जिक्र किया कि इंडिया की गलती थी कि इंडिया UN में गया जी और इंडिया में आज भी नेहरू साहब के सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही होता है कि वो UN में गए। इसकी पीछे जी वजह क्या थी, क्यों UN में गए वो, क्यों इस मामले को जब उनके हाथ में था, एक्सेशन भी उनके हाथ में था, तो वो क्यों उनके गवर्नर जनरल उस जमाने में माउंटबेटन माउंटबेटन थे। माउंटबेटन की एडवाइस थी कि आप वहां जाएं। और लेकिन वहां पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हमारे यहाँ शोर मचता है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। वो UN के किसी रेजोल्यूशन में राइट ऑफ डिटर्मिनेशन का जिक्र नहीं है।
the right of people to decide either to join India or Pakistan through a plebiscite है. Yes. लेकिन the term right of self determination is not there. ये बाद में इन्होंने डाल दिया हमारे लेफ्टिस्ट ने. उन रेजोल्यूशंस में उसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का. है यही है द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू अ फ्री प्लेबिसाइट विल डिसाइड आइदर टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान. इंडिपेंडेंट रहने की ऑप्शन ना इंडिया मान रहा था ना पाकिस्तान. यूएन के सारे रेजोल्यूशंस में आप देख लें, बोथ आर एग्रीड आइदर जॉइन इंडिया और पाकिस्तान. लेकिन अगर आप उनका पहला रेजोल्यूशन जिसकी बुनियाद पे ये सारा हुआ है बेहल, उसमें 13 अप्रैल 1948 का रेजोल्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है. उसमें यह है कि अ प्लेबिसाइट विल बी हेल्ड, जिसमें फर्स्ट, क्योंकि इंडिया लेके गया था अपना केस, ये इंटरनेशनल लॉ है ना, और इंडिया ने एक्यूज किया था कि पाकिस्तान इज एन एग्रेसर. तो उसमें लिखा है कि इसमें प्लेबिसाइट तब होगा कि पाकिस्तान और इंडिया अपनी फौजें वहां से हटाएंगे, पहले निकाल लें. लेकिन आपकी तैयारी के लिए मैंने दोबारा पढ़ा है, उसमें है पहले पाकिस्तान करेगा जो कि एक्यूज्ड है, उसके बाद इंडिया करेगा. लेकिन जब प्लेबिसाइट होगी तो क्योंकि इंडिया ने लीगल राइट है वहां पे उसका मान लिया गया, वो फिर इतने अपने क्या कहते हैं, फौजी रखेगा जो करा सके, फौजी रखेगा जो प्लेबिसाइट को कंडक्ट कर सके. पाकिस्तान का वहां पे जीरो प्रेजेंस होगी. सीज फायर जब हुआ है तो ये हुआ है 1 जनवरी 1949 को. और सीज फायर अच्छा ये भी है, क्लाउली कहता है कि जब इन्होंने अप्रैल में अपनी आर्मी कमिट कर दी तो 1 महीने के लिए जो जंग हुई है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट प्रोहिबिटिव हाइट्स हुई है. दोनों तरफ ना जूतियां सही थी ना ग्लव्स थे. अभी तो ये आजाद हुए थे, इनके पास तो कुछ भी नहीं था. तो वो जंग स्टेलमेट हो रही थी. और क्लाउली को अगर आप दोबारा पढ़े मेरी किताब में, वो बार बार कह रहा है कि इंडिया वाज विनिंग दैट वॉर. ये कहा जाता है लियाकत अली का कत्ल इसलिए किया गया क्योंकि एक मिथ बनाई गई बाय द आर्मी ऑफिसर्स कि उसने सीज फायर माना है. बाय दैट टाइम जिन्ना वाज डेड ना, 1951 में कत्ल किया है. तो ये सीज फायर हुआ जाके 1 जनवरी 1949 को. जिन्ना हैड डाइड ऑन 11 सितंबर 1948. तो कहते हैं सीज फायर मानने से हमने कश्मीर लूज किया. ये एक मिथ है. और बेहल उसकी असैसिनेशन अब तो पता भी लग गया कि जिस फैमिली के बंदे ने किया था उसको आज तक पैसे मिलते हैं. ही लिव समवेयर इन खैबर पख्तूनख्वा. तो उनको पैसे कौन दे रहा है? जिन्होंने कत्ल करवाया था यार. लियाकत अली खान का कत्ल इसलिए हुआ कि कहते हैं कि उसने ये सीज फायर इसलिए माना है बिकॉज क्लाउली सेज कि पाकिस्तान वाज लूजिंग द वॉर. आप मेरी किताब दोबारा पढ़े, एंड सिंस इट इज क्लाउली हु इज सो प्रो पाकिस्तान, नो डाउट रिमेन्स. तो अब नेहरू से सबसे बड़ी गलती यह है कि ही टूक इट टू द यूनाइटेड नेशंस. और वहां पे एक और एंगल लाना चाहिए. 1946 में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो गवर्नर थे सर जॉर्ज कनिंगहैम, ही हैड रिटायर्ड. ही वाज वेरी प्रो पाकिस्तान, प्रो मुस्लिम लीग कहना चाहिए. उन्होंने वहां पे एक होता था फकीर ऑफ इप्पी और कुछ और ट्राइबल्स थे जो आजादी पख्तूनिस्तान और इस किस्म की बातें कर रहे थे. उसने फिर ये पीरों शीरों के जरिए उनके खिलाफ कंपेन करवाई, मुस्लिम लीग को फैसिलिटेट किया वहां पे, क्योंकि वो तो गढ़ था ना कांग्रेस का और खुदाई खिदमतगार का. ऐसा बंदा जब रिटायर हो गया, ही वेंट बैक. जिन्ना देन वांटेड हिम टू कम बैक एंड जॉर्ज कनिंगहैम वाज नॉट वेरी कीन. जिन्ना देन वेंट टू
माउंटबेटन कि आप उसको कहें कि आई वांट हिम एज गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. So a man persuaded by Mountbatten on the request of Jinnah comes back. उनकी किताब, उसके ऊपर उनकी बायोग्राफी लिखी है नोरा मिचेल ने, जिसको मैंने कोट किया है. वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आती कि वो अपना जिन्ना साहब कहते हैं कि जी ये एक्सेशन जो है ये तो फ्रॉड है. अंडर व्हाट पार्लियामेंट्री रूल इज इट अ फ्रॉड? दिस इज व्हाट द 18 जुलाई 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट एंड 3 जून के ये रूलर डिसाइड करेगा whether they want to remain independent. So Cunningham disowns him and he says कि when I saw कि ये ट्रक्स वापस आ रहे हैं तो I said कि पाकिस्तान has lost कश्मीर. और अगर तब इंडिया प्लेबिसाइड करा लेता तो कश्मीरी मुसलमान भी इंडिया को वोट देते. लेकिन तब प्लेबिसाइड इसलिए नहीं हो सका, महल इंडियन चाहते होंगे कि ये निकल जाए यहाँ से. पाकिस्तान वहां से निकला नहीं, दोनों वहां पे जम गए. तो आज तक प्लेबिसाइड, बाद में इंडियन कहते हैं जी प्लेबिसाइड और वो सारे रेजोल्यूशन जो हैं रिडंडेंट हो गए आफ्टर द शिमला अकॉर्ड, जहां पे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि बायलैटरली ये रिजॉल्व होंगे. तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन आर्बिट्रेशन का कोई रोल ही नहीं है. और यूएन के जो रेजोल्यूशंस हैं दे आर अंडर आर्टिकल चैप्टर 6 मेरे ख्याल से, विच ओनली गिव्स यूएन पीस कीपिंग मिशन. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का नहीं है. इट कैन ओनली फैसिलिटेट कि जो पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कैसे उसे डिसाइड करें. तो ये है यूएन की पोजीशन. पाकिस्तान एंड जिन्ना लॉस्ट कश्मीर. नेहरू कमिटेड द एरर ऑफ टेकिंग इट टू द यूएन. हर एक तरफ से ये मेजर ब्लंडर्स हुए हैं. सर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में कि उसको इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया जाए. अगर इंटरनेशनल बॉर्डर मान भी लेते हैं तो इतना एक ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों मुल्कों के दरमियान कि शक तो फिर भी रहेगा कि इन्फिल्ट्रेटर्स ना आ जाएं, कि घुसपैठिए ना आ जाए. तो किस तरीके, करतारपुर साहब जब खुला है तब भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा था कि इसको ख्याल रखना चाहिए कि टेररिस्ट ना आ जाए. तो ये कैसे एक फीजिबल ऑप्शन है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है कि मुल्कों में सबसे ज्यादा जो है ना इनसिक्योरिटी होती है कि वेयर इज माई टेरिटरी सॉवरेंटी. वंस यू एस्टेब्लिश इट एंड इट इज recognized in international law, तब जब उसकी वायलेशन होगी तो आप बहाना नहीं ना ले सकते. अगर आप इंडियन कश्मीर में जाएं तो then the Indian army has full right to attack and even attack from the forces from where they have come. और इंटरनेशनल लॉ में फिर कोई प्रोटेक्शन पाकिस्तान की नहीं है. जब तक ये डिसाइड ही नहीं हो रहा कि कौन किसका है कितना है, तो ये हरकतें उस कंफ्यूजन में हो भी सकती हैं, क्योंकि अभी तक रेजोल्यूशन नहीं ना हुआ. जिस दिन रेजोल्यूशन हो जाएगा तो बॉर्डर्स, फॉर्मल लीगल बॉर्डर्स तो डिक्लेयर हो जाएंगे. उसके बाद गुडविल आपने अपने इंटरेस्ट में लेनी है ना. पाकिस्तान और इंडिया के हक में है कि यहाँ पे ट्रेड गुडविल हो दोबारा, और वो एक दिन होगी या ये इलाका एक न्यूक्लियर वॉर के जरिए तबाह हो जाएगा. थर्ड कोई चांस नहीं है. यू कांट कीप ऑन फायरिंग इधर से उधर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल फॉर 6 months, फिर दोनों तरफ से कमांडर मिलें, फिर 6 महीने वो गोलियां ना चलें, फिर दोबारा कर दें. तो ये किसको कॉस्ट कर रहा है? दोनों मुल्कों को कर रहा है, और पाकिस्तान को तो बहुत ही ज्यादा कर रहा है जो कि बैंकरप्ट हो गया. तो अगर मैं एज अ पाकिस्तानी सोचूं कि मेरे बस में क्या है, मेरे बस में तो यह है कि जो कश्मीर मुझे मिल गया है, गिलगित और वो बल्तिस्तान और ये वो मेरे पास है, मैं उस पर कनात करूं. आप इतने हिंदुस्तान के मुसलमानों के दुख करते हैं तो दरवाजा खोल देना, लेट देम कम और पनाह ले लें. उनको आप आने नहीं देते यार. डू यू नो व्हेन भुट्टो साहब वेंट टू शिमला, तो वहां पे मेमोरेंडम पाकिस्तान आर्मी ने दिया कि आपने ये चीजें नहीं माननी. उनमें से एक था कि जो बिहारी हैं ईस्ट पाकिस्तान में, उनको रिपैट्रिएट पाकिस्तान में नहीं करना. अब जो लोग पाकिस्तानी फौज के साथ
वो लड़े हैं। ब्रिगेड, वो क्या बदर, जो था ये जमात इस्लामी और बिहारी, रजाकार बन उन, के। हाँ रजाकार, उनको जो पाकिस्तान के लॉयल थे उनको तो आप आने नहीं देते। और बाकी मैंने कहा यार अगर आप इतना ही दुख करते हैं तो जिन्ना साहब को तो कोई दुख नहीं था, वो तो कह रहे थे आई गेट देम स्मैश्ड, Yeah. 2 करोड़। आप दुख करते हैं ना, दरवाजा खोल दें, जो इंडियन मुसलमान ओप्रेस्ड है आने दें। जब रसूल अल्लाह ने मक्का छोड़ा था तो सबसे पहले मुसलमान वहां से निकाल दिए थे। हमने क्या किया है, खुद अपना बना लिया जहां पे हम पहले मेजोरिटी में थे, और जो हमारे कमजोर पॉपुलेशन है वो इंडिया के बस में छोड़ आए। वो तो नेहरू और गांधी और उस कांग्रेस की सोच ही नहीं थी मुसलमानों को दूर रखने की। वो तो क्योंकि 80% अब वहां पे हिंदू हैं, और बीजेपी ने कैश इस पे किया है कि अगर पार्टीशन हुई थी 2 नेशन थ्योरी पे, तो मुसलमान इंडिया में क्या कर रहे हैं, ये सब पाकिस्तान में जाए। बीजेपी ये नहीं कहती, लेकिन हिंदू राइट यही कहता है। तो आपने क्या किया? अब लोग कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान ना बनता तो हिंदू और ये सारे सिंध में और पंजाब में और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में सारी ट्रेड कॉमर्स उनके, ये बात सच्ची है। लेकिन ये एक और भी बात है, मैं इसका मॉरली में ऐसे सपोर्ट नहीं करता। अब आप देखें, आप अमेरिका में रहते हैं ना, जी सर। और यूरोप के अंदर कोई 15-20 मिलियन मुसलमान अब हैं, जिन्होंने पता नहीं 18-18 घंटे काम करके अब आलीशान मकान बना लिए हैं, बिजनेस सर बना लिए हैं, और गोरी गोरिये जो है उसके दुकानों पे काम करते हैं। आप लंदन जाएं, यही अमेरिका के अंदर भी सक्सेसफुल साउथ एशियंस कितने कामयाब हैं, बिल्कुल। डॉक्टर्स। सपोज टुमारो इट इज डिसाइडेड कि नॉन वाइट्स नॉन क्रिश्चियन शुड लीव, ये मुल्क ही उनका नहीं है, तो क्या मुसलमान जो इंडिया जो यूरोप के अंदर कामयाब हैं और अमेरिका के अंदर कामयाब हैं, वो खुशी से जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? हमने तो यही किया है ना, कि हिंदू और सिख रहने वाले तो यहाँ के थे, उनको निकाल दिया क्योंकि हम पाकिस्तान बना रहे थे। तो मॉरली ये कोई जस्टिफाइड नहीं है। अमलन फायदा जरूर हुआ है कि आपने उन्हें जब निकाल दिया तो पूरी स्पेस फिर मुसलमानों के पास ही आ गई ना। उसमें भी अगर देखा जाए तो मुसलमानों की जो मौज है वो तो पंजाब के लोगों को ज्यादातर हुई फौज में, या ये जो कोई उर्दू स्पीकिंग आए हैं जिन्होंने सारी अनारकली की प्रॉपर्टीज, मुझे पता लगा लियाकत अली खान के भाई के पास ये दुकान इसको आने गई हैं, या अमृतसर से वो एक कश्मीरी गुंडे जो थे चाकू ग्रुप, उन्होंने कब्जा कर लिया, जो वहां से आए थे ना। सरदार शौकत याद की शादी कश्मीरियों में हुई थी, उन्होंने ये दुकानें दिलाई है। मैं लाहौर का हूँ, सो आई नो द इनसाइड स्टोरी वेरी वेल। लेकिन आप बलोची को पूछें, वो तो पीड़ता है, और बंगाली तो आपसे दूर हो गए। सिंधियों के जो भी पोजीशन है आप जानते हैं, खैबर वाले कोशिश करते रहते हैं कि वो ये कौन है यार, तालिबान तो आपके फैंस को नहीं मार रहे, वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। तो आपने, ठीक है आपने एक स्टेट बना ली है, आपने न्यूक्लियर पावर भी बन गई है, तो अब आप इसको चलाएं। मैं तो कहता हूं इसको एफिशिएंटली चलाएं, और उसका तरीका यही है कि हकीकत को मान लें। हकीकत मानने के बाद कश्मीर में वहां पे बात खत्म नहीं ना हो जाती। इफ देयर इज गुडविल और दोनों तरफ की बॉर्डर्स को मान लिया जाए तो फिर आना जाना आसान है। मैं जब वहां क्रॉस करूं तो मुझे पता है आई एम इनटू इंडियन कश्मीर, आई कैन कम एंड स्टे एंड मीट माय फ्रेंड्स, एंड if I have the right to set up business, I do, but I pay the taxes to the Indian government and vice versa Pakistan. जब ये क्लियर हो जाएगा तो बाकी मसले सॉर्ट आउट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए गुडविल चाहिए। इंडियन कहते हैं जी ये कभी नहीं होना, क्योंकि जब हमने ये कर दिया तो पाकिस्तान कोई और बहाना ढूंढ लेगा। मैंने कहा यार मैं सिनिक नहीं, आई डू होप के पाकिस्तानियों को उतनी अकल आ जाए कि बेस्ट इंटरेस्ट में वो लाइन ऑफ कंट्रोल को मान लें, और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल को बेमायनी कर दें। ये
प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि वी कैन नॉट रीड्रॉ द बॉर्डर्स बट वी कैन मेक देम मीनिंगलेस, विच इज एक्सेलेंट। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल भी तो होना चाहिए ना। हमारे यहाँ लैक ऑफ फोरसाइट वो बिल्कुल नहीं होती। खानदान तबाह हो जाते हैं कोर्ट केसेस में प्रॉपर्टी के ऊपर, सारे वकील ले जाते हैं, बैठ के हल नहीं करते। ये पता नहीं मुसलमानों की कमजोरी है या क्या है, आई डोंट नो। वो इंडिया वाले भी कहते हैं ये झगड़ा जो है ये तो पंजाबियों का है दोनों तरफ से, बाकियों का तो इतना झगड़ा नहीं है, और लगता भी यही है।